आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से बिहार एसआई मेंस के ऊपर जो फुल मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है उसके वीडियो नंबर 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जो कि इस वाले वीडियो से सीरीज़ को देखने की शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देखिए। वहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के सभी वीडियोस लाइन से लगे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। और जो भी पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आप सबसे पहले स्वयं उसको अटेम्प्ट करिए और उसके बाद वीडियो के एक्सप्लेनेशन को सुनिए और फाइनली अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेड कोर्स से संबंधित जानकारी इन दोनों नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके प्राप्त की जा सकती है। फ्री ग्रुप से भी जुड़ा जा सकता है, वीडियो नोटिफिकेशन और कई सारे फ्री स्टडी मटेरियल के लिए भी। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले यहाँ से चालू कर लेते हैं जनरल स्टडीज़ यानी जीएस या फिर जीके सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 25 से इसकी शुरुआत होगी और आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी वाले सेक्शन से होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मॉर्ले मिंटो सुधार के समय भारत का राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया कौन थे? तो सबसे पहले आप ये ट्रिक जान लीजिए, लिखा हुआ है मॉर्ले मिंटो, तो जो भी दूसरे नंबर का बंदा होता है वो हमेशा वॉइस रॉय होता है। तो अगर आपसे पूछे वॉइस रॉय तो वो होंगे लॉर्ड मिंटो और मॉर्ले कौन होंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड मॉर्ले, बी। ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था 1909 का, इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जाना जाता है और इस वाले एक्ट के बाद कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया कि मान लीजिए कोई पर्सन चुनाव में खड़ा है तो उसे उसी की ही जाति विशेष के लोग वोट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। और जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अहम रहा है हमारे मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि ये लेकर के आए थे सहायक संधि का कंसेप्ट। मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था ये, और इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि जो भी दूसरे नंबर का व्यक्ति है वो हमेशा वॉइस रॉय होगा यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और मॉन्टेगू क्या होंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसे कहा जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इस वाले एक्ट के तहत सेंट्रल लेवल पर 2 हाउसेस बना दिए गए थे। जैसे आज की डेट में लोकसभा राज्यसभा होता है, ऐसे ही उस समय हाउस ऑफ पीपल और दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट। ये दोनों हाउस बना दिए गए थे सेंटर लेवल पर। ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में संविधान के जितने भी फीचर हैं ज़्यादातर वहीं से ही डिराइव्ड हैं, और जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको भी इसी एक्ट के तहत बनाया गया था। दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो ये वही एक्ट है जिसके बाद इंडियंस को लॉ मेकिंग में लाने का प्रोसेस बना दिया गया था पहली बार। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा स्टेप था जिसके तहत जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण रखने का काम कर रही थी पहली बार। और उसके अलावा ये वही एक्ट है जिसके बाद 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो अभी अभी डिस्कस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ऑप्शन डी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है जैसा कि हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। सी नंबर ऑप्शन में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये वही एक्ट है जिसके तहत ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया की कंपनी के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया था और इंडिया का जितना भी शासन है वो अपने अंडर ले लिया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में डिस्कशन हो चुका है। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कशन हो चुका है थोड़ी देर पहले। उसके बाद है 28 नंबर। 25 जून 1945 को शिमला डेलीगेशन हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस में।
1945 का बहुत ही फेमस है शिमला कॉन्फ्रेंस। उस समय डेलीगेशन के हेड कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर या फिर शिक्षा मंत्री थे। सी। बाकी सी राजगोपालाचारी, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो कि आज़ादी के बाद बने थे। आज़ादी के बाद भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट तब तक चला जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं हो गया। तो पहले इंडियन थे जो कि इस पोस्ट पर थे, सी राजगोपालाचारी। बाकी महात्मा गांधी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही हैं, मॉडर्न इंडिया में काफ़ी सारे इवेंट इनके बारे में सभी को पता होती है। भारत में संवैधानिक गतिरोध, यानी संविधान उस समय बना नहीं था, उस पर बात चल रही थी, तो जो भी बाधाएं थी बीच के सबको हटा के संविधान अच्छे से बनाना था। ऐसा मेक श्योर करने के लिए एक प्लान आया था, वेवल प्लान। कब चालू हुआ था ये? तो साल याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1945 14 जून। बी 1942 का भी साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 8 अगस्त 1942 से शुरुआत हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साल है, बिकॉज वहाँ पे कैबिनेट मिशन आया था, जिसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी और फाइनली जिसके द्वारा संविधान तैयार किया गया देश का। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और उसी साल कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी थी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कर्नाटक के बेलग्राम में देश का सबसे ऊंचा झंडा, जो कि करीब 360 फुट ऊपर था, कब फहराया गया था ये? तो कुछ ऐसी इवेंट होती हैं जो कितनी भी पुरानी हो जाएं, वो सीधे सीधे देश के इतिहास से लिंक करती हैं। इस वजह से उसको ये नहीं देखना चाहिए कि कितना पुराना या कितना नया करेंट अफेयर है। तो ये 2 साल पुरानी बात है, 12 मार्च 2018 को ये वाला झंडा फहराया गया था। ए। बाकी इंडियन फ्लैग काफ़ी रिस्पेक्टेबल है हमारे देश के हिसाब से, और इसके बारे में कुछ फैक्ट इसीलिए याद रखना इम्पॉर्टेंट है। 3 कलर होते हैं, सभी ने बचपन से देखा है। बीच में एक नेवी ब्लू कलर का सर्कल होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। इसके अलावा झंडा कमेटी के पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। और आज का जो नेशनल फ्लैग है एज इट इज़, इसको कब एक्सेप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। और भी कई सारे फैक्ट हैं कि साल 1906 में देश में सबसे पहली बार झंडा फहराया गया, लेकिन वो झंडा नहीं था, इसका अपडेटेड बाद में आया था, जो कि 22 जुलाई 47 को आया। लेकिन पहली बार झंडा फहराया गया था 1906 को। किसने फहराया था? तो सच्चिदानंद प्रसाद बोस, एसपीबी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अशोका पिलर को नेशनल सिंबल के रूप में कब रिकॉग्नाइज किया? तो ठीक उसी दिन ऐसा किया गया था जिस दिन देश में संविधान लागू हुआ, 26/1/1950, 26 जनवरी 1950। सी। अशोका जो है वो मौर्य वंश के बहुत ही फेमस राजा थे, जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 26 जनवरी 1949 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 26 नवंबर 1949 बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसी दिन ये डिसाइड किया गया था संविधान सभा में कि जो भी संविधान एक्सेप्ट होगा वो एज इट इज़ हो जाएगा, पूरी तरीके से फाइनलाइज हो गया था। और 26/11 को साल 2015 से अभी तक संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत देश की संसद को यह अधिकार है कि वो सिटीजनशिप पे कंट्रोल रखे कि किसको देना है किसको नहीं देना है? यह है आर्टिकल 11 डी। संविधान के पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के प्रोविज़न है, नागरिकता के। और ये जो आर्टिकल 12 है यहाँ से लगा के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के प्रोविज़न हैं,
जो आर्टिकल 111 है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई बिल है वो दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया और उसके बाद प्रेसिडेंट के हाथ में आया, तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से विकल्प हैं, ये सारी बातें आर्टिकल 111 में दी हुई हैं। 33 नंबर में आप दो देशों के नाम बताइए। पहला वो देश होगा जिसने फंडामेंटल राइट को नेचुरल राइट माना है, और दूसरा देश वो है जिसने इनएलिएनेबल यानी अपरिहार्य कि सबको मिलना चाहिए ऐसा माना है। तो नेचुरल का जहाँ तक सवाल है तो ये माना है अमेरिका ने, यूएसए ने, और फ्रांस ने माना है इनएनिएबल। बी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है जहाँ पे ईफल टावर है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट, और रसिया यानी यूएसएसआर से लिया है फंडामेंटल ड्यूटी का। अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जिनमें से एक है जुडिशल रिव्यू, और फ्रांस से 3 कीवर्ड लिए हैं, मतलब एक जो मेन है फ्रेटर्निटी। 3 चीज़ें होती हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी वाली चीज़ ली है फ्रांस से। बाकी इमरजेंसी प्रोविज़न के जो भी मूल कंसेप्ट हैं, सारे प्रोविज़न नहीं, जो भी बेसिक हैं वो जर्मनी से लिए हैं। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इशू करती है, तो इसका नाम है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, डी। जहां तक साल 2020 के इंडेक्स का सवाल है तो टॉप किया है नॉर्वे ने। इंडिया की रैंक आई है 142, 142 180 में से। 1 जून 1981 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो ये है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। सी, उत्तराखंड ने अभी अभी एक नई राजधानी अपनी घोषित की है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, जिसका नाम है गैरसेंण। उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा साबित हो सकता है। बाकी चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, शिमला हिमाचल प्रदेश की, और बेंगलोर है कर्नाटक की। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे अभी अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यानी छत पे एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे जितना भी बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो जाए, ऐसी सुविधा बनाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है सभी घरों के लिए। कौन सी राज्य सरकार है, तो यह है तमिलनाडु, डी। तमिलनाडु के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर के.जी. पलानीस्वामी, जो कि AIDMK पार्टी से हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ओडिशा की है भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की है अमरावती, और आंध्र प्रदेश वही राज्य है जो कि 2014 में बाइफरगेट कर दिया गया था और एक नया राज्य देखने को मिला था, तेलंगाना। कोरबा पावर स्टेशन ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, जिसकी राजधानी रायपुर है। और ओबरा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, चौपन रेलवे स्टेशन के 13 किलोमीटर की दूरी पर। वाराणसी यहाँ पे मेन जिला पड़ता है। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। जो छत्तीसगढ़ है वो साल 2000 में मध्य प्रदेश से बाइफरकेट हुआ था और स्थापित हुआ था अलग राज्य के रूप में। इससे पहले ये मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। एग्जैक्ट डेट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कब बना था। आप यहाँ पे हिंट ले लीजिए कि 15 नवंबर को झारखंड बना था साल 2000 में। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर इस समय हैं मिस्टर भूपेश बघेल। गेहूं में इनमें से कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसके आने की वजह से वहाँ पे जो पत्तियाँ हैं वो पीली हो जाती हैं, भूरी हो जाती हैं या फिर काली पड़ जाती हैं। इसका नाम है यहाँ पे रतुआ। रतुआ नाम से ये फेमस रोग है कि गेहूं को रतुआ हो गया है, वो खराब हो गई है, पीला रतुआ, बी। बाकी जो रेड कलर का डिफेक्ट है वो गन्ने में पाया जाता है। गन्ने आपने कई बार देखे होंगे छीलने के बाद रेड कलर के हो जाते हैं और उनका स्वाद चला जाता है, टेस्ट। ये जितने भी एग्रीकल्चरल फैक्ट हैं ये सारी हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। स्पेसिफिक एग्ज़ाम की कोई भी प्लेलिस्ट आप पिक करेंगे ये सारे वीडियोस रिलेटेड ज़रूर आपको वहाँ मिलेंगे।
39 नंबर बात करें तो इंडिया में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला राज्य बताइए। तो ये है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। और इस समय लेटेस्ट डेटा के हिसाब से सब्जियां उगाने के मामले में भी पश्चिम बंगाल ऊपर निकल गया है। ए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं इस समय ममता बनर्जी। बाकी जो उत्तर प्रदेश है ये गन्ने के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था जिसका नाम है ई नैम। एग्जैक्ट डेट बताइए कब ये चालू हुआ था। तो 14 अप्रैल 2016 को। सी, साल 2014 से 2016 तक जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है आज की डेट में भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जा सकती है, उसका एम पूछा जा सकता है और उसका सक्सेस रेट भी। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है? झेलम नदी। सी, जम्मू कश्मीर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि आपको ये पहचानने की ज़रूरत थी कि जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सी नदी है, तो आप एक ही आंसर पाते, झेलम। बाकी कोसी है बिहार में, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, सॉरो ऑफ बिहार। दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल में, और इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, या फिर केवल बंगाल का शोक। वेस्ट बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा में जो डेल्टा है सुंदरबन, इसे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में से माना जाता है आज भी। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? तो नेशनल पार्क का दर्जा इसको सबसे बाद में 1984 में मिला था, ऑप्शन डी। बाकी इसको 2 कैटेगरी में और सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले इसको दर्जा मिला था टाइगर रिजर्व का। टाइगर रिजर्व का इसको दर्जा मिला था 1977 में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इसको दर्जा मिला था 77 में। टाइगर रिजर्व 73 में मिला था, सॉरी। तो टाइगर रिजर्व 73 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 77, ये दोनों बातें भी इसके रिगार्डिंग पूछी जा सकती हैं। गंगा डॉल्फिन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। एग्जैक्ट डेट बताइए ऐसा कब हुआ था। तो 5 अक्टूबर 2009। ये उस समय का भले ही करंट अफेयर हो, लेकिन ये चीज़ें देश में ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेशनल सिंबल के तरीके से इसको देखिए और इसको स्टैटिक के तरीके से याद रखिए। इसी वीडियो में क्वेश्चन और भी डिस्कस हो चुका है, सबसे ऊंचा झंडा वाला, वो भी आज की डेट में स्टैटिक फैक्ट हो चुका है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि कबीरदास ने नहीं लिखी है? तो इन्होंने साखी सबद रामायणी लिखी है, नरहरि नहीं लिखी है, क्योंकि ये रचना है ही नहीं, ये तो एक व्यक्ति का नाम है। इनका पूरा नाम है नरहरि परीख। ये बहुत फेमस राइटर थे जो कि गुजरात से आते थे। मध्य प्रदेश में एक स्तंभ लेख है जिसका नाम है ऐरण। यहाँ पे आप ये बताइए इसका संबंध किससे है? तो ये मध्य प्रदेश के ऐरण जिले में है, और यहाँ पे गुप्त वंश के शासक जो कि काफ़ी बाद के शासक थे, भानुगुप्त, इनके बारे में सारी डिटेल देखने को मिलती है। सी, बाकी समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल कहाँ पे देखने को मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। मध्य प्रदेश की बात जहाँ तक चली गई है तो यहाँ पे एक और भी ऐतिहासिक स्थल है छतरपुर ज़िले में, जो कि है खजुराहो के मंदिर, खजुराहो, जो कि मीडिवल इंडिया के समकालीन है, और यहाँ पे निर्माण इसका कराया था चंदेल वंश के शासकों ने। तो 45 का हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है 46, 46 नंबर। भवन निर्माण की कला यानी आर्किटेक्चर, इससे संबंधित कौन सा वेद है? तो ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक पार्ट है शिल्प वेद, जिसमें ये सारी जानकारी दी गई है, बी। बाकी आयुर्वेद जो है वो दवाओं से संबंधित है, मेडिसिन से। यजुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है, और जो सामवेद है वो आर्ट एंड म्यूजिक से संबंधित है, संगीत कला से।
इंडिया में मानव जीवाश्म सबसे पहले, और ये एकमात्र है, कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक लोकेशन है हथनोरा, 1982 में वहाँ से प्राप्त किया गया था। और उस समय ये कहा गया था कि ये 70,000 से 3.5 लाख वर्ष पुराना हो सकता है। डी। तो अभी तक आपने देखा कि तीन ऐसे फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिले जो उस समय के हिसाब से करंट अफेयर का पार्ट थे, लेकिन आज के हिसाब से स्टैटिक जीके का पार्ट बन चुके हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि फॉसिल फ्यूल का पता लगाने के लिए कार्बन के कौन से आइसोटोप का यूज़ करते हैं आप? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित एक साउथ में नदी है, प्रयागराज में बेलन नदी, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी। तो वहाँ पे एक नियोलिथिक साइट है, उसका नाम बताइए। तो ये है कोल्डिहवा सी। बाकी जो बुर्ज होम है ये भी काफ़ी फेमस है, ये जम्मू और कश्मीर में है। और बुर्ज होम से एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिला था जिसमें मालिक के साथ कुत्तों को भी दफना दिया जाता था उन दोनों की मृत्यु होने के बाद। ये चीज़ देखने को मिली थी बुर्ज होम से। 1955 में मिस्टर यज्ञदत्त शर्मा ने कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोज लिया था? हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट साइट खोजी गई थी 1955 में, उसका नाम बताइए। तो ये पंजाब में थी, रोपड़ नाम है इसका। ए। बाकी यहाँ पे जो लोथल है वो भी 1955 से 65 के बीच ही खोजा गया था, और उसको खोजा था रंगनाथ राव ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एक फेमस चिन्ह था नाग का, जो स्नेक होते हैं उन्हीं का। उस समय बताइए ये किस चीज़ के पात्र थे? तो ये पूजा के पात्र थे, पूजा होती थी उनकी। डी। इस वाली सिविलाइजेशन में महिलाओं के लिए अच्छा खासा सम्मान था और उनकी भी पूजा होती थी। मतलब डायरेक्ट विमेन की पूजा नहीं होती थी, उनके जो आइडल थी उस समय देवी, उनकी पूजा होती थी, मात्र देवी की बेसिकली। एक स्टेटमेंट है कि यह सभ्यता भूतात्विक परिवर्तन के कारण नष्ट हुई। और ये सभ्यता मतलब कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। भूतापी परिवर्तन यानी कि टेक्टोनिक डिस्टरबेंस। तो कई सारे अलग अलग लोगों ने अपना अपना लॉजिक दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो अचानक से गई कहाँ। तो लोगों ने अपने अलग अलग तर्क दिए, जिसमें ये भी था। ये तर्क दिया किसने? मार्शल और रेक्स ने। सी। और भी नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मार्टिमर व्हीलर। ये ब्रिटिश के एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, इंग्लैंड के रहने वाले। इन्होंने लॉजिक ये दिया था कि कोई प्राकृतिक परिवर्तन से ये ऐसे ही सभ्यता कहीं चली नहीं गई थी। जो दूसरी सभ्यता के लोग थे, आर्यन लोग, जो कि प्रोबेबली ईरान या फिर अफ़गानिस्तान से आए थे, इन लोगों ने अलग अलग शहर पे हमला किया और धीरे धीरे करके सभी लोग ऐसे ही समाप्त हो गए। तो हमले वाली बात बोली थी मार्टिमर व्हीलर ने। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, मुगल शासक हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। एक तो फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, अब ये बनवाया किसने था? तो करीब 95% से ऊपर जितने भी मुगल शासक थे जो कि फेमस थे, जीते जी अपना मकबरा स्वयं ही बनवा लेते थे। और अगर वे नहीं रहे तो ज़्यादातर केसेस में उनके बेटे बनवाते थे। लेकिन यहाँ पे हुमायूं के केस में बात अलग है। यहाँ पे उनकी बहन ने बनवाया था उनका मकबरा, हमीदा बानो बेगम। बी। उसके बाद और भी यहाँ पे मुगल शासक हैं, जैसे कि अकबर। इनका मकबरा कहाँ पे है? आगरा की एक लोकेशन है सिकंदरा, वहाँ पे है। कई लोग वहाँ पे गए भी होंगे आप में से। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पे है? ऑब्वियस सी बात है, आगरा का जो ताजमहल है उसी के कैंपस में। नूरजहाँ कौन है? जहांगीर की वाइफ। जहांगीर की बात अगर चली गई है तो ये एक ऐसे मुगल शासक है जिनका मकबरा आज की डेट में इंडिया के बाहर चला गया है। यह आज की डेट में लाहौर, पाकिस्तान में है।
नवंबर 2019, वो भी 19 तारीख को वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी, इसका मुख्य विषय क्या था? तो ये था लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी किसी को भी टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाना है, सबके घर में इंस्टॉल होना चाहिए। ये पर्पस था कुल मिला के। सी। साल 2019 एक वजह से और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे, जिसमें विजेता टीम इंग्लैंड बनी थी। और 1975 से लेकर अभी तक ऐसा पहली बार था कि इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता, साल 2019 में। और ये वही साल है जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी और इसके उपलक्ष्य पे पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से एक राज्य ने इसमें सफलता भी पा ली थी, जो कि है सिक्किम। और भी हैं, चाहें तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 22 अप्रैल 2019 को, ध्यान रखिएगा 20 में नहीं 19 में, इंटरनेशनल अर्थ डे जो कि मनाया गया था, उसका मुख्य विषय क्या था? तो ये था प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज, बी। और अगर 2020 की थीम आपसे पूछ लें तो उसका आंसर होगा क्लाइमेट एक्शन। यूनेस्को ने अभी तक इंडिया में कितनी ऐसी जगहें हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है? तो अभी तक ये 38 हो चुकी हैं। 38 को 3 पार्ट में बांटिए, 30, 7 और 1। 30 जो साइट है इंडिया में अभी तक, उनको किस लेवल पर दिया है? सांस्कृतिक लेवल पर। जो 7 हैं उनको प्राकृतिक लेवल पर, और जो 1 है उसको मिश्रित की कैटेगरी में दिया है खिताब। लेटेस्ट जो साइट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी। ये लेटेस्ट है। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 38, डी। चित्रित सारस, पेंटेड स्टार्क, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो हिमालय के दक्षिणी साइड में पाया जाता है, साउथ ऑफ द हिमालयास इन ट्रॉपिकल एशिया, ए। अगर यहाँ पे सारस की बात चली गई है तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस क्रेन। गुजरात के जामनगर जिले में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क बनाया गया था, जो कि देश का सबसे पहला नेशनल मैराइन पार्क बन गया है, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। यानी कि वहाँ पर जितने भी समुद्री जीव हैं जो कि लेटेस्ट वाले हैं, जिनके बारे में अभी पता चला है, उन सबको भी रखा जाता है। ये कब बना था? 1982 में, ऑप्शन सी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ पे इस समय सीएम है मिस्टर विजय रूपानी, और यहाँ पे गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इनमें से कौन सा विकल्प है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई इफेक्ट पूछा होगा या फिर इसका कोई कारण पूछा होगा या किसकी वजह से होता है ये पूछा होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सी। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो हार्मलेस गैस है, क्योंकि ये तो बैलेंस ऑफ नेचर के अंतर्गत आता है ना, कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ेंगे। इस ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है बैलेंस ऑफ नेचर के हिसाब से, इस वजह से वो इतना हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक लंबे समय तक लोग छोड़ते रहे एटमॉस्फेयर के ऊपर, तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और एज अ रिज़ल्ट ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा। बाकी जो फ्लोरीन गैस है वो येलो कलर की गैस होती है, डाई एटॉमिक इन नेचर। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन के लिए एक बेहद ही खतरनाक गैस है एक तरीके से, क्योंकि उसको नष्ट करने की क्षमता रखती है, और ज़्यादातर ये AC और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। 15 सितंबर साल 1883 को स्थापित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये? तो ये है गैर सरकारी संस्था, नॉन ऑफिशियल, सी। ये एक ऐसी संस्था है जिसको कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च कि देश में कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, क्या उनकी रीच है, ये सब, इन सब चीज़ों के लिए
इस वाली ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1883 में। उसके बाद नेक्स्ट है 60 नंबर, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये बोधि वृक्ष है, डी। जो अशोक स्तंभ है वो हमारा नेशनल एम्बलम है। और अशोक के स्तंभ में भी कौन सा? लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि सारनाथ म्यूजियम में इस समय है। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। उसके अलावा जो पीपल का पेड़ है वो बिहार का राजकीय वृक्ष है, स्टेट ट्री। जो नीम का पेड़ है वो किसी ना किसी राज्य का तो राजकीय वृक्ष है ही, और वो राज्य इस समय है आंध्र प्रदेश। वैसे जो नीम का पेड़ है यूपी, बिहार, उत्तराखंड में जगह जगह पर देखने को मिल सकता है, इसके बावजूद ये राजकीय वृक्ष नहीं है इन सबका। बिहार की नॉर्थ से साउथ तक कितनी लंबाई है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पे बिहार की लंबाई बताइए। तो अलग अलग सोर्सेस में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 360 के आसपास वैल्यू हम लोग टिक कर देंगे, जो कि 362 है। ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसका जो एरिया है वो एक्यूरेट है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार की राजधानी पटना है, और यहाँ पे इस समय सीएम है नीतीश कुमार। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो बिहार की सारी सीमा ही क्लियर कर लेते हैं। ये बिहार है, उत्तर में कोई राज्य नहीं है, पूरा एक देश है, नेपाल। दक्षिण में झारखंड है, वही झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 को इसी बिहार से अलग हुआ था। वेस्ट में हमारा उत्तर प्रदेश है, और साउथ ईस्ट में मतलब इधर कहीं पे आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट में कौन है? यूपी। उसके अलावा बिहार की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ये बताइए बिहार कितना लंबा है? तो ये 480 के आसपास है, 480 से थोड़ा ज़्यादा, 483 किलोमीटर, बी। अगस्त 2009 में बिहार के ऐसे कौन से ज़िले से अलग करके अरवल को बनाया गया था? यानी कि अगस्त 2009 से पहले अरवल इनमें से कौन से ज़िले का पार्ट था? तो ये पार्ट था जहानाबाद का, सी। जो पूर्णिया है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे सबसे कम लिटरेसी है इस समय, सबसे कम साक्षर लोग वहाँ पे हैं। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है 7.74%, डी। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर 10 तक कम से कम 10 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं हम लोग बिहार एसआई के ऊपर, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ज़्यादा भी बनवा सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको आगे टेस्ट सीरीज चाहिए कि नहीं। अगर आपने पूरी देख ली तो इस बात की गारंटी है कि बिहार जीके के जितने भी फैक्ट हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला इसके बाद। बिहार में सबसे अधिक 1% वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए, और सबसे कम सबसे बाद में। और वो भी अधिक एब्सोल्यूट नहीं, कि ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा जंगल जहाँ पे हैं उसको हमने टिक कर दिया, नहीं। सबसे ज़्यादा जंगल का परसेंटेज, ये टोटल लैंड है, टोटल लैंड, और ये है जंगल। तो ये वाली चीज़ इसका कितना परसेंट है इस हिसाब से बताइए। तो सबसे अधिक परसेंटेज में 1 है, जंगल है कैमूर में, और सबसे कम है शेखपुरा में, बी। रोहतास एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। यहाँ पे बिहार का सबसे गर्म ज़िला कौन सा है? तो इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, गा से गर्म और गा से गया, बोध गया, सी। और ये किसकी नदी के किनारे है? फल्गु नदी के किनारे है ये। पटना बिहार की राजधानी है। रोहतास के बारे में डिस्कस हो चुका है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है बिहार में, साक्षरता दर। उसके बाद नेक्स्ट है 67 नंबर, बिहार के न्यूनतम जनजाति वाला जिला सबसे पहले बताइए, और इसके बाद बताइए अधिकतम। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? तो अनुसूचित जनजाति, यानी सिंपल वर्ड्स में आप ये समझिए कि सबसे पहले बिहार का वो जिला बताइए जहाँ पे सबसे कम एसटी लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, और दूसरा वो बताइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं एसटी। तो आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं कटिहार में, और सबसे कम शिवहर में। तो शिवहर तथा कटिहार, सी।
लेकिन आपको समझ लेना है कि सबसे पहले आपको कौन सा चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम चाहिए, तभी शिवहर पहले आएगा। मान लीजिए एग्ज़ाम में ऐसे आ जाता कटिहार तथा शिवहर, तो आप कन्फ्यूज़न में गलत भी कर सकते थे। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना अनिवार्य है। बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात जिला वाला सबसे पहले आएगा। लिंगानुपात का मतलब ये है कि टोटल जितने भी लोग हैं उनमें से विमेन कितने परसेंट हैं आपके पास, या फिर कितना रेशियो है उनका। ये टोटल, ये विमेन, जो छोटा गोला है वो बड़े वाले गोले का कितना परसेंट है, इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो लोवेस्ट वाले में तो हो जाएगा मुंगेर, वहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे कम है, और गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है, बी। नेम द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड देन लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो ये तो इसी वीडियो में 2 से 3 बार आपको बता दिया कि जो हाईएस्ट वाला लिटरेसी रेट का ज़िला है वो है रोहतास, और लोवेस्ट वाला है पूर्णिया, डी, रोहतास एंड पूर्णिया। मान लीजिए एग्ज़ाम में ऐसे आ जाता पूर्णिया एंड रोहतास, तब आपको थोड़ा सा समझना था कि कौन सा पहले चाहिए। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी ऑनलाइन क्लासेस पे बैन कर दिया है। ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक तरीके की ऑनलाइन क्लास ही है, इस पे बैन लगा दिया है। लेकिन ऐसा हमारे वीडियोस के लिए इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने स्कूल पे बैन लगाया है कि वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक, 1st से 5th तक के स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस ना दें, और साथ ही साथ साल 2020-21 पे जो सेशन है, जो ऑफलाइन क्लासेस भी स्कूल में लगती हैं, उसमें भी स्कूल वाले फ़ीस नहीं बढ़ा सकते हैं। ये वाला आदेश भी दिया है। किसको दिया है ये? स्कूलों को। कौन सी राज्य सरकार ने? कर्नाटक की राज्य सरकार ने, डी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और यहाँ पे इस समय चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। बाकी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और अभी अभी इन्होंने अपनी नई कैपिटल निकाली है, समर कैपिटल गैरसेन। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे पुराने टाइम पे मद्रास कहा जाता था। एक कंपनी है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस कंपनी है वो एक तरीके की। यहाँ पे इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसको इन्होंने अपनी 50% शेयर बेच दिए हैं। जनरली अगर कंपनी लॉस में जा रही हो तभी वो गवर्नमेंट को अपने शेयर बेचती है, तो यहाँ पे वही काम किया है इस कंपनी ने। कौन सी राज्य सरकार को बेचा है? तो गुजरात की राज्य सरकार को, बी। गुजरात के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, CM गवर्नर कैपिटल सब। बाकी असम की राजधानी दिसपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और राजस्थान की है जयपुर। 12 जून 2020 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक विशेष दिन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। इसकी थीम क्या थी? मुख्य विषय बताइए। प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर लॉ मोर देन एवर, यानी बच्चों को चाइल्ड लेबर से ऐसे दूर रखो जितना आपने पहले कभी नहीं रखा, ए। जून की अगर बात चली गई है तो 21 जून को दुनिया का सबसे गर्म दिन माना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, और इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे, जो कि साल 2015 से अभी तक चालू है, हर साल 21 जून को। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? यह है पश्चिम बंगाल, डी। यहाँ की राजधानी है कोलकाता, और यहाँ पे CM है ममता बनर्जी। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मध्य प्रदेश की भोपाल, और असम की दिसपुर। भारतीय मूल की ऐसी कौन सी म्यूजिशियन है, संगीतकार हैं, जिनको अभी अभी मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये खिताब मिला है? इनका नाम है शोभा शेखर, ऑप्शन बी, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर कलाकृति म्यूज़िकल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर भी हैं, बी। बाकी लता मंगेशकर, AR रहमान, उदित नारायण, तीन के तीनों म्यूज़िक इंडस्ट्री से संबंधित हैं, और 90s में इनके सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर भी हुआ करते थे। AR रहमान जो हैं वो 2009 में आई फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। गोदरेज ग्रुप ने अभी अभी इनमें से कौन है जिन्हें अपना नया MD और CEO अपॉइंट किया है? तो ये है निसाबा गोदरेज, सी।
गोदरेज एक फेमस कंपनी है जिनकी अलमारी से लेकर रेफ्रिजरेटर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू द पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो दूध का जो पाश्चुरीकरण है, जिसके अंतर्गत दूध को आप गर्म करते हो और उसके बाद ठंडा करके आप उसको उस स्थिति में पहुंचा देते हैं जिससे वो ज़्यादा समय तक ताज़ा बना रहेगा। तो उसके अंतर्गत हम एग्जैक्टली करते क्या हैं, तो हम 70 डिग्री पे गर्म करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड तक, तो 70 डिग्री और मैक्सिमम 15 टू 20 सेकंड इतने टाइम तक दूध को गर्म किया जाता है और उसके बाद ठंडा। ए, कॉलेरा यानी कि हैजा इनमें से किसकी वजह से होता है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है ये। और ये तब होता है जब आप इन्फेक्टेड फूड या फिर वाटर ले लेते हैं, यानी कि ऐसा खाना या फिर ऐसा पानी पी लेते हैं जो बहुत दिन से इन्फेक्टेड है, संक्रमित है। डी, बैक्टीरिया एंड वाटर या फिर फूड। मॉस्किटो से भी संबंधित कई सारी बीमारी हैं, जैसे कि इस समय डेंगू और मलेरिया। वायरल डिजीज़ भी कई सारी होती हैं, जिनमें से एड्स है जैसे, और भी हैं। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, जो उसका टीका है, इसका आविष्कार कब हुआ था और किसके द्वारा, तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में इसका आविष्कार किया था। सी। उसके अलावा यहाँ पे लुइस पैस्चर, ये भी इम्पॉर्टेंट पर्सन है, बिकॉज जो टेक्निक है पैस्चराइजेशन ये इन्हीं की देन है। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है। और जो रॉबर्ट कॉच हैं, वो भी एक बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट हैं और माइक्रोबायोलॉजी के एक तरीके से इनको फाउंडर बताया जाता है। और इसके अलावा जो टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस MTB, इसकी भी खोज रॉबर्ट कॉच ने ही की थी। साल 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने मैटर की 5वीं स्टेट के लिए कुछ अपनी कैलकुलेशन दी थी। इन कैलकुलेशन के आधार पर बाद में आइंस्टीन ने मैटर की इसी 5th स्टेट को ऑफिशियली खोज लिया था। इस मैटर की 5th स्टेट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ए, आज की डेट में 5 स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं हो गई BEC। कौन सा ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिस पर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है, ये सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट को बाईपास करते हुए। ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, 1 ATM। सी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाली जो प्रॉपर्टी है जिसके तहत ये हुआ कि कोई चीज़ सॉलिड थी, लिक्विड को बाईपास करके सीधे गैस बन गई, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि इस वाले मेथड को फॉलो करते हैं, जिनमें से फेमस है कपूर या फिर कैम्फर, उसके अलावा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और इसके अलावा जो वॉशरूम में नेफ्थलीन बॉल होती हैं ये भी सब्लिमेबल होती हैं। आज हैं, कल आपको नहीं दिखेंगी, कहाँ गई, गैसियस स्टेट में चली गई। इनमें से कौन से टाइप का सिंथेटिक फाइबर है जिसके थ्रू आप ऊनी स्वेटर, शॉल और कंबल बना सकते हो, तो ये है एक्रिलिक। ये जो नेचुरल वूल है, जो प्राकृतिक ऊन है जो कि भेड़ और याक से प्राप्त होता है हमें, इनसे बहुत सस्ता पड़ता है और काफ़ी आरामदायक भी होता है एक्रिलिक। बाकी रेयॉन एक नेचुरल फाइबर है जो कि सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज से क्या बनता है, रेयॉन, जिसे अल्टरनेटिव सिल्क भी बोलते हैं, सिल्क का विकल्प। उसके अलावा टेरिलीन और नाइलॉन दोनों ही सिंथेटिक फाइबर हैं। इनमें से सिर्फ रेयॉन ऐसा है जो कि नेचुरल है। नेक्स्ट आ जाते हैं 82 पे। जितने भी आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं, वो जो स्पेशल सूट पहनते हैं वो किस चीज़ का बना होता है। ये जो स्पेशल सूट है ये आग नहीं लगने देता, आग बिल्कुल नहीं पकड़ता। तो एक तरीके से आपसे ये पूछ रहे हैं कि फायर प्रूफ सूट किससे बना होता है, तो ये बना होता है मेलामाइन से। सी।
रबड़ को आप दोनों सिरे से खींच रहे हैं, ये रबड़ है, इस सिरे को आप इन्हें यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया डेल्टा एक्स तक, और इस सिरे को भी डेल्टा एक्स तक एक्सटेंड कर दिया। तो ये आपने क्या किया, ये आपने इस रबड़ को टेंशन दे दी, वो इधर जाए कि इधर जाए वो समझ नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ आप समझिए, यानी टेंशन फोर्स का एग्जाम्पल है बी। अगर आप उसको एक तरफ से खींच रहे होते तो ये स्ट्रेस का एग्जाम्पल होता, यानी कि खींचने का। आप उसको धक्का तो दे नहीं सकते, क्योंकि धक्का देने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें से कौन सा ऐसा लीवर है जो कि क्लास 1 के अंतर्गत नहीं आता? एक ट्रिक याद रखिए, FLE, F मतलब फलक्रम, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट लीवर घूम जाता है, एक्सिस। L का मतलब है लोड, यानी जिसको उठाना है आपको लीवर के सहायता से। एफर्ट मतलब जो फोर्स आप लीवर पे लगाते हो। तो क्लास 1 लीवर में ये फलक्रम बीच में होता है, क्लास 2 लीवर में लोड बीच में होता है, और क्लास 3 में एफर्ट बीच में होता है। तो यहाँ पे सीजर, उसमें आप देखते हैं कि सीजर बीच में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट घूमती है। ऐसे ही प्लास में भी होता है, ऐसे ही हथौड़े में भी होता है। ऐसा हथौड़ा जिससे आप उसको उखाड़ लेते हो, गड़ी हुई कील को। लेकिन जो चिमटा है उसमें लोड बीच में होता है, यानी कि जो चीज़ आप पकड़ रहे हो वो बीच में होती है लगभग। इसीलिए जो चिमटा है वो क्लास 2 लीवर हुआ, 1 तो नहीं हुआ, ऑप्शन ए। इसके अलावा जो व्हील बैरो है, यानी ऐसी ट्रॉली जो कि मॉल में मिलती है, जिससे आप सामान वगैरह लेके जा सकते हो, ये भी क्लास 2 का ही एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से अगर चेंज हो तो उसे वेलोसिटी कहते हैं, और अगर वेलोसिटी एंगुलर हो तो उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो मतलब एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से लिखते हैं, डी। लीनियर वेलोसिटी का मतलब कुछ नहीं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल मतलब जैसे आपने बॉल फेंक दी, वो ऊपर भी जा रही है सामने भी जा रही है, ऐसे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और पीरियोडिक मोशन ऐसा होता है जो कि फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट मारता है, जैसे वेव मोशन। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बल्ब का जो फिलामेंट होता है जो कि एक्चुअल में जलता है जब बल्ब स्विच ऑन किया जाता है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। और अगर आपसे रीज़न पूछे कि क्यों उसका बना होता है, तो उसका रीज़न है हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना भी उसको गर्म कर दो वो फ़र्क नहीं पड़ता उसको, डी। वो पिघलता नहीं है मतलब जल्दी। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला L2T-2 होता है और उसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम? तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सी। जो 11th-12th वाले होंगे जिन्होंने साइंस से किया है, उनको सीधे से ये दिख गया होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो लोग साइंस से 11th-12th जिन्होंने नहीं किया है, उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। पेड ग्रुप में उनको जो समरी मिलती है उसमें सबके इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूले दे दिए जाते हैं। और उसके अलावा जो लोग उसको ज्वाइन नहीं कर सकते उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो साइंस का हमारा पापा वीडियो है उसमें ये वाला चैप्टर जब करवाया गया था तो इस बात की पूरी गाइडेंस दी गई थी कि जो नॉन साइंस वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, इस चैप्टर में पूरा बताया गया था। और इसके अलावा 600 क्वेश्चन का भी वीडियो है हमारे चैनल पे, उसमें भी पूरा गाइडेंस दिया गया था। काफ़ी अच्छा उन वीडियोस पर रिस्पॉन्स रहा है और जो लोग देख चुके होंगे वो जानते होंगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी। डायमेंशनल फार्मूले की बात चली गई है तो दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, एनर्जी और टॉर्क। जो शेविंग क्रीम होती है यानी दाढ़ी बनाने वाला साबुन, ज़्यादा से ज़्यादा झाग प्राप्त करने के लिए इनमें से क्या मिलाना होता है? तो रेजिन, बी। रेजिन मिला सकते हैं, ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं। आजकल ग्लिसरीन ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज वो नॉन केमिकल सब्सटेंस है, नुकसान नहीं करता स्किन के लिए।
जब अल्फा पार्टिकल से हमारा शरीर सामना करता है तब शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो जो हमारी स्किन है उस पर फफोले पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम जल गए हों। डी, ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन एंड बर्निंग सेंसेशन। अल्फ़ा जो पार्टिकल है वो हीलियम के न्यूक्लियस से निकला है, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 2 AMU का मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट। साल 1772 में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से अलग करके एक नई गैस निकाली गई थी जिसका नाम नाइट्रोजन है आज की डेट में। बताइए कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ही नाइट्रोजन डिस्कवर की? तो ये हैं डैनियल रदरफोर्ड। बी, नाइट्रोजन जो है वो लाइफ को आगे ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल और प्लांट सभी को चाहिए। ये बात और है कि वो सीधे सीधे हवा से नाइट्रोजन ले नहीं सकते हैं। जो प्लांट हैं वो नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन के तहत लेते हैं और उन्हीं प्लांट को खाकर हम लोग लेते हैं। नाइट्रोजन का कंटेंट है हवा में 78% के आसपास। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द प्रिंसिपल ऑफ बायो डेवलपमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन के तहत लाइफ आगे जाती है, इस चीज़ का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्हें चार्ल्स डार्विन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इनकी काफ़ी फेमस है। सी, बाकी रॉबर्ट कॉच बता दिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी का बैक्टीरिया है, इसकी खोज इन्होंने ही की थी। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जो वॉटसन और क्रिक हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर, इसके बारे में इनकी काफ़ी रिसर्च है। होमो सैपियंस जो मानव है, ह्यूमन बींग्स, उनका साइंटिफिक नेम है ये, आधुनिक मानव। इनका उदय सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में। डी, ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा है इसमें एशिया। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है और ये एक अलग देश भी है, मतलब सेम चीज़ है। इसकी राजधानी है कैनबेरा और ये साइज़ में इंडिया से बड़ा है, ध्यान रखिएगा, साइज़ में या फिर एरिया वाइज आप समझिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एंजियोस्पर्म के जो जेनिटल्स हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो सीधे सीधे फूल में पाए जाते हैं। बी, वहीं पे पॉलिनेशन नाम का जो प्रोसेस होता है, इसी से पूरा जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है प्लांट में। बी, फ्रूट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना पेड़ पौधों के खाने के लिए, उनका जो बच गया होता है वो चीज़ है फल, फ्रूट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट कम्स इनटू कांटेक्ट विद लाइट, जब एक बढ़ता हुआ पौधा सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है, सनलाइट उस पर पड़ती है कुल मिला के, तो कौन सा ऐसा हार्मोन निकलता है टिप ऑफ द शूट से? यानी कि जो रूट के बाहर का पोर्शन है, शूट मतलब जो ज़मीन के बाहर का हिस्सा है, उसकी एकदम टिप पे जब सनलाइट पड़ती है तो वहीं से एक हार्मोन निकलता है। इसका नाम क्या है? ऑक्सिन। बी। ए, जो ऑक्सिन है वो ग्रोथ हार्मोन होता है प्लांट के अंदर। एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन दी पैनक्रियास, जो हमारे शरीर का पैनक्रियास है ऑर्गन, उसमें ये प्रोड्यूस होता है। और शरीर के अंदर जो भी ब्लड शुगर लेवल है, जो ब्लड के अंदर शुगर का स्तर है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या हो सकता है? तो आपको बता दें कि पैनक्रियास में 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागन। इंसुलिन तब काम करता है जब जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा हो जाए, उसे कंट्रोल करने के लिए, और ग्लूकागन तब करता है जब वो कम हो जाए। तो ये दोनों ही वहीं से निकलते हैं। इनमें से अगर कोई है तो उसे आप टिक कर देंगे, जैसे इंसुलिन सी, ग्लूकोज होता है C6H12O6, और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, जो कि हमारे गर्दन और गले के आसपास पड़ती है। भारत देश का सबसे
ऊंचा वीरता पुरस्कार, सबसे हाईएस्ट लेवल का, इसका नाम है परमवीर चक्र। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत तभी से हुई थी जब हमारा संविधान लागू हो गया था पूरी तरीके से, 26 जनवरी 1950 को। बी। ज़्यादातर केसेस में जो परमवीर चक्र के विजेता होते हैं वो अपना पुरस्कार लेने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि वो वीरगति को प्राप्त हो चुके होते हैं। बहुत कम ऐसे हुए हैं जिनको ये जीवित रहते ही मिला हो। साल 1947 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के इतिहास के हिसाब से, बिकॉज ये वही साल है 15 अगस्त को जब देश ऑफिशियली आज़ाद हो गया था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहली बार कब दिया गया था? तो आप ये जानिए कि साल 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1957 से ये डिसाइड हुआ कि ये आगे हर साल दिया जाता रहेगा। हर साल नहीं, मतलब समय समय पर। और ऐसा क्यों? बिकॉज रैमन मैग्सेसे कोई और नहीं, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति। साल 1957 में विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। इसी के बाद से साल 1958 में पहली बार ये दिया गया, ऑप्शन डी। और 30,000 US डॉलर, अमेरिकी डॉलर इसमें दिए जाते हैं। इसका करेक्ट होगा डी। जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है वो लेटेस्ट में मिला हुआ है मिस्टर रवीश कुमार को, जो कि लेफ्ट विंग के एक फेमस पत्रकार हैं। इसके अलावा आज जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनमें से भी कुछ पहले जीत चुके हैं, जैसे साल 2006 में मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इस समय। इसके अलावा बिहार से रैमन मैग्सेसे जीता है क्या किसी ने? अगर जीता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 27 दिसंबर साल 1911 को देश में सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो ये ध्यान रखिए, साल 1911 को देश में जन गण मन सबसे पहली बार गाया गया था। इसे लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि देश के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इन्होंने लिखा था इसे। बताइए कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिसमें वहीं पे सभा में इसको गाया गया? तो ये था कोलकाता सेशन, ऑप्शन बी। ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस वाले सेशन में। बाकी लाहौर सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साल 1929 का। वहाँ पे कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद ये आगे डिसाइड हो गया था कि आगे जितनी भी एक्टिविटीज़ कांग्रेस करेगी, मेन फोकस होगा स्वराज हासिल करना, यानी अंग्रेज़ों को भगा के इंडियंस का शासन लाना। 99 नंबर बात करें अगर हम, तो इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि देश का सबसे पहला नेशनल पार्क था, उत्तराखंड नैनीताल में है ये। नैनीताल के उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। डी। इंडिया की पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी जो कि महिला थी। इनका नाम है सुचिता कृपलानी। ये पत्नी थी JB कृपलानी की, जो कि संविधान सभा में एक इम्पॉर्टेंट सब कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे, फंडामेंटल राइट वाली सब कमेटी। तो खैर इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री। और 13 मार्च 1967 को इनके कार्यकाल का अंतिम दिन था। शुरू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1963 को। ए। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं रीजनिंग और मैथ्स की। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी वाले सेक्शन से होंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा नंबर 1, इफ़ द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 9। कितनी डायगनल है हमारे पॉलीगन में? 9 है। तो बताइए कितनी साइड हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ डायगनल कैसे निकलता है? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है नंबर ऑफ डायगनल का, n टाइम्स ऑफ n-3/2, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ डायगनल हम लोग को गिवन है 9, n टाइम्स ऑफ n-3/2। अब इसके बाद दो तरीके हैं, या तो n के टर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आप उसे सॉल्व करिए, अदरवाइज एक नंबर सोचिए और दूसरा उससे 3 कम नंबर सोचिए और इन दोनों को गुणा करके आधा करने पर
अगर 9 आ जाए तो वही आपका आंसर होगा कि उतनी साइड हो जाएंगी उस पॉलीगन में। ऑप्शन से देखते हैं फिर। 4, 4 से 3 कम 1, ये तो 2 दे रहा है जबकि हमें 9 चाहिए, ये गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन बी के हिसाब से 6 रख दें इनकी जगह पे, यहाँ पे 6, 6 से 3 कम 3, 3 3 ज़ा 9, और वही हमें चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हुआ। हमारे इस पॉलीगन में कुल 6 साइड हैं, 6 साइड हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हेक्सागन है वो। What will be the side of the largest square drawn inside a semicircle of radius 5? एक सेमी सर्कल है, मतलब आधा सर्कल ऐसे है, और ये इसका सेंटर है। सबसे बड़ा स्क्वायर आपको बनाना है, कहाँ बना सकते हैं आप? आपको इधर कहीं पे एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी, फिर ये, और उसके बाद ये, क्योंकि अगर आप यहाँ से चालू करते ऐसे नीचे तब आपको रेक्टेंगल मिलता, स्क्वायर नहीं मिलता। यह अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की सभी साइड, चाहे आप ये वाली साइड लें, ये वाली, सभी एक ही होंगी, बिकॉज स्क्वायर का मतलब यही है, सारी साइड बराबर। और ये सेंटर, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन क्या है, सेमी सर्कल के हिसाब से अगर आप इस लाइन को देखोगे तब ये उस सेमी सर्कल का रेडियस होगा r, बिकॉज रेडियस का मतलब ये है कि सर्कल के किसी पॉइंट से सेंटर के बीच की दूरी। तो सर्कल का हिस्सा तो ये है, इसका पॉइंट ये रहा, और ऐसे मैंने मिला दिया तो ये रेडियस हो गया। ये एंगल तो 90 होता है, स्क्वायर के अंदर का एंगल हमेशा 90, और ये a है। और ये चीज़ क्या है, आधा a/2, ये भी क्या है, a/2। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई स्क्वायर सेमी सर्कल के अंदर बना रहे हो तो वहाँ पे अगर आप रेडियस खींचोगे तो साइड आधी आधी हो जाएगी, ये a/2। अब एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये वाला, इसको मैं यहाँ अलग बना लेता हूँ क्योंकि यहीं से पूरा हमारा आंसर निकल आएगा, और ये है r। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो r² बराबर a² प्लस a²/4, यानी कि 4a² प्लस a² 5a²/4, ये r² हो गया। तो 4r² बराबर 5a², तो a² कितना हो जाएगा, 4/5r²। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को चाहे आप ऐसे याद रख लीजिए या तो फिर एग्ज़ाम में डिराइव कर लीजिएगा जैसे हमने किया है। तो यहाँ पे साइड हमसे पूछ रहे हैं तो a² पहले निकालते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट लेके आपको ये मिल जाएगा 4/5। r का मतलब है 5, बिकॉज रेडियस हमें 5 दे रखी है, 5², ये आ गया 20, जिसे आप लिख सकते हो 4 × 5। जब आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ तो a² का a हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और 5 स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा रहेगा, 2√5 c। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:3। दो नंबर हैं 4/3। अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा 3 है, इस बात का मतलब ये हुआ। लेकिन ज़रूरी तो है नहीं कि नंबर 4 और 3 ही रहें, ये तो रेशियो है सिंपल सा। किसी खास नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया x से, तो पहला नंबर बना 4x, दूसरा बना 3x। इनका एलसीएम 120 है, हमारे हिसाब से इनका एलसीएम क्या है, 4 × 12 और x 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा, 12x यहाँ से एलसीएम हो गया। यही 12x बराबर 120, तो x बराबर हुआ 10। इन दोनों का HCF पूछा है आपसे, तो 4x और 3x का HCF क्या है, x जो कि 10 है, a। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। तो ब्रैकेट के अंदर है 999 × 45, और ये डिवाइड को आप ऐसे नीचे ले आइए फ्रैक्शन में। इस पूरी चीज़ का मल्टीप्लाई 99 से करना है, तो जब 99 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे आप तो 999 × 99, और ये हो जाएगा प्लस 45/99 × 99, ये कट गया। 999 को आप लिख दो क्या, 1000 - 1 × 99
प्लस 45 बिकॉज ये से ये कट गया, तो 99,000 माइनस 99 इंटू 199 प्लस 45, ये पूरी चीज़ हो जाती है ये 9900, और ये पूरी चीज़ कितनी हो गई 45 माइनस 99 यानी कि 54। 99,000 में से 54 निकाल दोगे आप तो बच जाएगा 98,946। बी, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इतना, इसमें 309 किसी काम का नहीं, बिकॉज फोकस हमेशा यूनिट डिजिट पे होता है। इसे ये लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 445। अब इतनी बड़ी पावर से हम लोग डील नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। कैसे इसको कम करना है उसके लिए आपको बेस पे ध्यान लगाना होता है। इतने पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसका बेस कितना है 3। 3 के लिए क्या रूल होता है भाई, 2, 3, 7, 8 के लिए रूल सेम होता है। तो क्या रूल होता है वो कि अगर बेस आपका 2, 3, 7, 8 हो तो जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके उसका अंतिम रिमाइंडर लिख दो आप। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 4 को 300 मतलब 4 से 377 को काटोगे, 4 9 जा 36, 4 4 जा, फाइनल रिमाइंडर आ गया 1। तो 377 को 1 से रिप्लेस करिए। और 4 के लिए तो कोई रूल खैर होता ही नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाना होता है। एग्जाम्पल देखिए, 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4, 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट 6, 4 का क्यूब 64 यूनिट डिजिट 4। तो अगर पावर 1, 3, 5 इस तरीके की हो मतलब ऑड हो तब हमेशा आंसर आता है 4। लेकिन अगर 4 की पावर ऑड हो, इवन हो सॉरी, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हो तब आंसर हमेशा यूनिट डिजिट के रूप में 6 आता है। ये 445 कैसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो कि 2 से नहीं कटता मतलब ऑड है, और ऑड के लिए आंसर हमेशा कितना आता है 4। तो 4 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ से, 3 इंटू 256, 4 की पावर 4, तो 250 तिहाई 750, 768, 7 6 13, 13 8 21 और 2 और 1 3। फाइनल आंसर आ गया 3 ए। इफ x इज इक्वल टू दिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट x। स्क्वायर रूट लेना है कुल मिला के, लेकिन ऐसे डायरेक्ट इसका ले नहीं पाएंगे। ऐसा करते हैं, ऑप्शन का होल स्क्वायर ले लेते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन का होल स्क्वायर करने पर ये चीज़ आपकी आ जाती है। इसका कर रहे हैं ऑप्शन ए का, 5 का 25 रूट 2 का 2, 25 दूनी 50 प्लस 4 का 16 रूट 3 का 3, 16 तिहाई 48। ये तो 98 पे गाड़ी रुक गई, 107 चाहिए अपने को, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद आइए बी पे, 4 रूट 3 और 5 रूट 2, यही तो ऊपर भी था, इसे भी छोड़िए आप, बिकॉज यहाँ पे बस साइन चेंज है, बाकी और कुछ नहीं है। सी पे आइए, रूट 4 क्या होता है 2 होता है, तो 5 2 ज़ा 10 रूट 2 हो जाएगा, ये सॉरी ये तो 10 हो जाएगा। रूट 4 2 होता है, 5 दूनी 10 माइनस 4 रूट 3, तो 10 का 100, 4 का 16 तिहाई 48, ये 148 हुआ, जबकि हमें 107 चाहिए, ये गलत। डी को टिक करके आप आगे बढ़ जाते एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। 5 का 25 रूट 3 का 3, 25 तिहाई 75 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 माइनस 5 चौको 20 दूनी 40 रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, 75 32 107 माइनस 40 रूट 6, वही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, बस इसीलिए आपका डी करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद आते हैं 7 नंबर पे, x प्लस 1/6 आपको 6 दिया है और पूछा है x माइनस 1/6 कितना होगा। तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये 36, ये 2 उधर जाएगा तो लेस होगा 34,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 34 दिया है आपको। आप ये बताइए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x, यही तो होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होता है 34, 2 कम किया तो 32, जिसे लिख सकते हैं 16 का डबल। ये पूरी चीज़ क्या है? तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? x माइनस 1/x, तो दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और एज अ रिजल्ट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर x माइनस 1/x हो जाएगा और 16 4 बन जाएगा और 2 बन जाएगा √2, 4√2, ऑप्शन ए। At the rate of simple interest, the principal amount 2700 becomes 3024 in 2 years. सिंपल इंटरेस्ट पे अगर आप रुपए लगाते हैं तो जो आपको ब्याज मिलता है वो इस हिसाब से मिलता है कि अगर आप 2700 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल बाद 3024 हो जाएगा, मतलब 324 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 2 साल में। तो 1 साल में कितना मिल रहा है? 162, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज आपको सेम मिलता है। अब देखना यह है कि ये जो 162 है ये 2700 का कितना परसेंट है, ये आप देख लीजिए। 27 6 162, 6% का रेट है जिस हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 2%, ये 6% था, 2% से कम कर दोगे बचेगा कितना? 4%। अगर ब्याज का जो रेट है वो 4% हो जाए एंड टाइम इज इंक्रीज्ड बाय 4 ईयर्स, टाइम जो है वो 4 साल बढ़ जाए, तो टाइम पहले 2 साल था, 4 साल बढ़ जाएगा तो 6 साल हो जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पे। तो बताइए ऐसे में अमाउंट कितना हो जाएगा? तो पहले आप निकाल लीजिए 4% 2700 का, तो आपको 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। 1% होगा 27, 4 का मतलब 4 गुना 108, 108 रुपये ब्याज होगा 1 साल का, तो 6 साल का हो जाएगा 648। और यही चीज़ 2700 में जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट मिल जाएगा जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल होता है, 3348 बी। देर इज़ अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 टैंक्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ये टैंक T1 है, ये T2 है और ये है T3। इसमें T1 T2 T3 तीनों में एसिड और वाटर है, 2 ही चीज़ें हैं टंकी में, एसिड और वाटर, ये मिले हुए टंकी में है, इनका मिक्सचर है, सॉल्यूशन है बेसिकली। रेशियो पहली टंकी में है 3/4, दूसरी में है 4/5, तीसरी में है 5/6। तो पहली में अगर 3 लीटर एसिड है तो 4 लीटर पानी है, तो टोटल कितना है? 7 लीटर। दूसरी में 4 5 9 लीटर, तीसरी में 5 6 11 लीटर कंटेंट है। लेकिन इन्होंने बोला है कि टंकी हमारी इक्वल वॉल्यूम की होनी चाहिए, लेकिन पहली टंकी तो 7 लीटर, दूसरी 9 लीटर, तीसरी 11 लीटर। इसी फ़र्क को ख़त्म करना है, तीनों टंकी की वॉल्यूम हमें इक्वल चाहिए। और वो इक्वल आप कैसे बना सकते हो? आप ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जो कि 7 9 11 तीनों से कट जाए, जो कि होगा इनका LCM। 7 9 11 का LCM 7 9 और 11 होता है, बिकॉज कोई कॉमन चीज़ तो है नहीं, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लोगे तभी LCM आएगा। तो पहली टंकी की जहाँ तक बात करें तो 7 है ऑलरेडी, क्या चीज़ मिसिंग है? 9 और 11, तो 9 × 11 से यानी कि 99 से मल्टीप्लाई करा दो। अभी यहाँ पे आगे हम लिखेंगे ये नया वॉल्यूम है T1 T2 T3। एसिड वाटर 99 का 3 गुना 297, 99 का 4 गुना 396। अब T2 की बात कर लें तो यहाँ पे क्या है? 9, क्या चीज़ नहीं है? 7 और 11, यानी 77 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो यहाँ पे 77 का 4 गुना एसिड हो जाएगा, 77 चौके 75 चौके 300 होता है, 2 चौके 8 300। यहाँ पे एसिड कितना हो गया? 300। पानी क्या हो जाएगा? 77 का 5 गुना, 80 का 5 गुना होता है 400,
3 पचे 15 कम हुआ तो 385। T3 में बात करें तो यहाँ पे 11 है ऑलरेडी, क्या चीज़ नहीं है, 7 और 9, तो 7 9 63 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 63 इंटू 5 ये एसिड है, 630 का आधा 315, और इधर हो जाएगा 63 6 जा 60 छिंग 360, 3 छिंग 18 378। अब आ जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर, बिकॉज इन दोनों को जोड़ोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, इनको तब भी वही रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क समझ में आ रहा है। फिर से देखिए, ये 308 होगा इधर, बाकी कैलकुलेशन आप यहाँ चेक कर लीजिए, एकदम सब ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे हम, हमें चाहिए फाइनल टैंक में एसिड और वाटर, तो ये सारे एसिड जुड़ जाएंगे। 300 300 600 15 8 23 623 और 297 यानी 920, तो 920 जो है वो एसिड हो जाएगा, 910 तो नहीं होगा, बी और सी ऑप्शन हमारे चले गए। उसके बाद 396 और 385, तो ये 785 माइनस 4 781 378 9 5 11 1159, तो 920 और 1159 यानी ए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 46 टाइम्स देयर एचसीएफ। भाई दो नंबर हैं, इनका जो एलसीएम है ये 46 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1410। एल की वैल्यू 46H है, 46H प्लस H बराबर 1410, 47H बराबर 1410, 47 तिहाई 141 और एक 0, H बराबर आ गया 30, HCF आ चुका है 30, LCM कितना आ चुका है 46 इंटू 30। इफ़ वन नंबर इज 30 व्हाट विल बी दी अदर। एक नंबर 30 है तो दूसरा पूछा है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF, यही होता है थ्योरम। तो फर्स्ट 30, दूसरा सेकंड पता नहीं, LCM है हमारा 46 इंटू 30 और HCF तो 30 है, ये 30 से ये 30 चला गया, 46 का 30 गुना, ये वो नंबर है। तो 46 तिहाई 45 तिहाई 135, 1380 यहाँ से करेक्ट आ रहा है, 1380, कोई भी ऑप्शन यहाँ से सही नहीं है, करेक्ट आंसर लिख लीजिए 1380। A and B start walking from a certain place at the same time at the speed of 50 km/h and 60 km/h respectively। एक ही जगह से दोनों निकलते हैं लेकिन अलग अलग स्पीड से। A और B स्पीड की अगर बात करें तो रेशियो हो जाएगा 50/60। अब ये रेशियो क्यों लिया वो समझना पड़ेगा, बिकॉज सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग लगेगा। एक चीज़ कोई भी सेम हो तो बस रेशियो ले लेने में ही समझदारी होती है, अदरवाइज इक्वेशन से भी कर सकते थे, कोई बात नहीं थी। अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो रेशियो स्पीड का होता है उसका रिवर्स टाइम का हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो है 5/6 ए और बी के बीच में, तो टाइम का कितना होगा उल्टा 6/5। टाइम का रेशियो है 6/5, टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 में से 5 गया 1, 1 का मतलब है 30 मिनट। हमारे हिसाब से जो चीज़ एक है, इनके हिसाब से टाइम का डिफरेंस 30 मिनट है, बिकॉज ए ने बी से 30 मिनट ज़्यादा लिए हैं, बिकॉज ए की स्पीड कम है तो उसने 30 मिनट ज़्यादा लिए। लेकिन यहाँ पे कंपेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से इक्वेशन सही करके इसको साइड करते हैं। ए ने 30 मिनट ज़्यादा लिए तो टाइम टेकन बाय ए बराबर हो जाएगा आधा घंटा प्लस टाइम टेकन बाय बी। टाइम टेकन बाय ए माइनस टाइम टेकन बाय बी बराबर आधा घंटा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो खैर x है मान लिया,
ए की स्पीड 50 है, माइनस एक्स बाई 60 हाफ। सॉल्व करिए, जो एक्स है वही डिस्टेंस है। 300 एलसीएम हो जाएगा 60-50 का, 56 जा तो 6x, 65 जा तो 5x। x बराबर 150, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है बी। द एवरेज ऑफ अ प्लेयर इज x इन 74 इनिंग्स। 74 पारियों में उसका एवरेज x था, तो टोटल रन कितने थे? एवरेज इंटू नंबर, 74x उसके रन थे। 75वीं पारी में वो एक भी स्कोर नहीं बना पाया और इसीलिए उसका एवरेज 4 से कम हो गया। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? 75 टाइम्स ऑफ x माइनस 4, बिकॉज अब की बार एवरेज पहले से 4 कम है। ये भी टोटल रन है और ये भी। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है? टोटल रन ये भी है और ये भी है, तो दोनों बराबर। 74x बराबर 75x माइनस 300। x की वैल्यू आ गई 300, नई एवरेज कितनी हो गई? 300। मतलब x तो खैर पुरानी एवरेज थी, अगर आपसे पुरानी एवरेज पूछते तो 300, नई एवरेज मतलब 4 कम, 300 माइनस 4 यानी 296 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिलोजिज्म का। ऑल रूट्स आर स्टेम। ये जितनी भी रूट हैं वो सब के सब स्टेम के अंदर आ गए। सम रूट्स आर ब्रांचेस। रूट का कुछ पार्ट ब्रांच में आता है, तो ये रूट का इतना सा पार्ट ब्रांच में आ गया। सम ब्रांच आर नॉट रूट। तो एक तरीका इसको गलत करने का ये होगा कि ऊपर जब कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं तो इधर कंक्लूजन में कैसे हो सकती है, ये गलत। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, ब्रांच और रूट में ऐसा करते कि सारी ब्रांच रूट में ही घुस जाती। तो ये रूट है, सारी ब्रांच इसमें आ गई और सारी की सारी रूट स्टेम में आनी थी। अब बताइए कोई भी स्टेटमेंट अगर आपका कहीं भी गलत मिल जाए, सभी जड़ तने हैं तो सभी जड़ तने तो हैं, कुछ जड़ शाखाएं हैं, सम रूट्स आर ब्रांचेस, तो सबके सब रूट अगर ब्रांच में घुसे हुए हैं, इनफैक्ट सारी ब्रांच रूट में घुसी हुई है, तो सम वाला तो निकल ही आएगा सही। कोई कंक्लूजन आपका वायलेट नहीं हुआ, मतलब कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट, इस वजह से ये गलत। दूसरा, सम स्टेम आर ब्रांचेस, तो क्या था फिर से बना लीजिए, इरेज हो गया है। ऑल रूट्स आर स्टेम, सम रूट्स आर ब्रांचेस, तो सम स्टेम आर ब्रांचेस, स्टेम और ब्रांच का कोई पार्ट कॉमन है? ये वाला पार्ट है, ये सही है, यहाँ से सीधे सीधे दिख गया। तो ओनली 2 इज करेक्ट, बी। केवल निष्कर्ष नंबर 2 सही है, पहला गलत है। इफ़ द क्लॉक इज एट 12:40, 12:40 हो रहा है किसी न किसी घड़ी में, तो जब 12:40 होता है तो घंटे की सुई होती है 12 पे, जबकि मिनट की सुई होती है 8 पे। 12:40 यानी ऐसी सिचुएशन होती है, ये 8 पे मिनट की सुई और 12 पे अप्रॉक्स, ये एक के पास दिख रही है लेकिन 12 अप्रॉक्स मानिए। 4 का डिफरेंस हुआ, 1 का डिफरेंस हो तो 30 डिग्री, हमेशा याद रखिए। 4 का है तो 30 चौके 120, ये अप्रॉक्सीमेट एंगल है। एग्जैक्ट एंगल निकालने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि घंटे की सुई की वैल्यू ज़्यादा है कि मिनट की सुई की। तो आपने देखा घंटे की सुई की ज़्यादा है बिकॉज 12 बड़ा है 8 से। तो जब भी ऐसा हो, हमेशा जितने भी मिनट आपको गिवन है उसका आधा जोड़ लीजिए। तो 40 मिनट आपको गिवन है, 40 का आधा 20, 120, 20, 140। डी। देर आर 5 persons, राम, श्याम, सुरेश, रमेश एंड मोहन। 5 लोग हैं, दे आर ऑल स्टैंडिंग इन अ रो, एक लाइन में खड़े हुए हैं जहाँ पे सभी लोग नीचे की ओर देख रहे हैं। इस तरीके की लाइन है, 1 2 3 4 5, ऐसे हैं सभी नीचे की तरफ देख रहे हैं। देर इज़ ओनली श्याम बिटवीन राम एंड मोहन, तो अभी राम और मोहन दोनों की प्लेस फिक्स नहीं है, इस वजह से इसको हटाना पड़ेगा। सुरेश इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ मोहन एंड इमीजिएट लेफ्ट ऑफ राम। सुरेश कहाँ पे है? मोहन के एकदम दाएं, और साथ ही साथ
जो रमेश है वो राम के एकदम बाईं ओर है। तो इसमें भी कुछ खास हमें हेल्प नहीं मिली, तो पहली पे ही चलते हैं। राम और मोहन, ये राम है, ये मोहन है, इनके बीच में एक पर्सन आना चाहिए। यहाँ पे कौन आएगा फ़िलहाल पता नहीं है। अब उसके बाद इमीडिएट राइट ऑफ मोहन, तो मोहन के एकदम दाएं कौन है? सुरेश है। ये मोहन है, ऐसे देख रहे हैं, इनके एकदम दाएं मतलब इधर, ये आ गए सुरेश। एंड रमेश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राम, ये राम है, इनके एकदम लेफ्ट पे इधर, यहाँ पे कौन आने चाहिए? रमेश आने चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, सुरेश पहले ही आ चुके हैं। तो दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे ये कंडीशन ऐसे भी बना सकते थे 1 2 3 4 5 कि यहाँ पे एक पर्सन ले लेते और राम की हमें कौन सी साइड चाहिए? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राम, मतलब राम की राइट साइड तो हमें चाहिए नहीं, तो राम को हम यहाँ रख दे देते हैं और मोहन को इधर रख देते हैं। इमीडिएट राइट ऑफ मोहन, ये मोहन का एकदम राइट है, यहाँ पे कौन है? सुरेश हैं। रमेश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राम, राम की इस साइड पे हमें कौन चाहिए? रमेश चाहिए ना, लेकिन वो तो मिल नहीं पाएगा, सुरेश पहले मिल गए हैं। तो क्या किया जाए फिर? पहली कंडीशन से शुरुआत इसका मतलब नहीं हो सकती, दूसरी से ही चलते हैं। सुरेश कहाँ पे हैं? मोहन के एकदम दाएं। तो कहीं पे भी मोहन को ले लीजिए, जहाँ पे उनका एकदम दाएं आप ले पाएँ। तो ये मोहन हो गए, एकदम दाएं इधर कौन है? सुरेश हैं। उसके बाद रमेश कहाँ है? राम के एकदम लेफ्ट में। तो राम को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी उसका एकदम लेफ्ट यानी ये वाली साइड ली जा सकती है। राम के एकदम लेफ्ट पे कौन है? रमेश। और मोहन और राम के बीच में एक बंदा होना चाहिए जो कि इधर है, बस बन गया डायग्राम। बीच में कौन बैठा है? सुरेश, मोहन, रमेश और राम नहीं बैठे हैं। तो कौन बैठा है फिर? जो बच गया वही बैठा है, जिसका नाम कहीं नहीं है, जो कि है श्याम। बी। 15 अप्रैल 1723 को कौन सा दिन था? तो 15 एज इट इज़। अप्रैल का कोड लिखना पड़ेगा, ये रही कोड की लिस्ट 614 625 035 1 2 3 4। अप्रैल का कोड है 6। 1723 क्या है? 1700 प्लस 23। 1700 का कोड लिखना पड़ेगा, जिसकी लिस्ट ये है 6420 16 17 18 19। 17 का है 4। अब उसके बाद जो 23 है वो एज इट इज़। अब इस 23 में लीप ईयर कितने हैं वो लिख डालो। तो 4 पंजे 20 होता है ना, तो 5 बार मैक्सिमम जा सकता है 23। उसके बाद 23 से ऊपर वैल्यू मिलेगी, तो 5 आ गया। अब अलग अलग जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबका 7 से काटने के बाद रिमाइंडर लिखिए। 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 1 बचा। 6 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 7 तियाँ 21, 2 23, 5 एज इट इज़, 5 2 7, 6 और 1 7। तो फाइनल रिमाइंडर कितना बचा? 4, जिसका मतलब है थर्सडे। डी। सिमरन ट्रैवल 60 मीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस, ये मान लीजिए उसका घर है। पहले 60 मीटर ऊपर गई, यहाँ पे रुकी, उसके बाद वो लेफ़्ट गई। लेफ़्ट मतलब इधर कितना गई? 35 मीटर। उसके बाद अगेन लेफ़्ट, ऐसे गए, लेफ़्ट जाइएगा तो नीचे जाइएगा कितने मीटर? 50 मीटर। यहाँ रुक जाइए बिकॉज ये पूरा 60 है, 50 उससे कम ही होगा। दिस इज़ 50 मीटर। और वो स्कूल पहुँच गई। ये है स्कूल और ये है उसका घर। तो बताइए इन विच डायरेक्शन इज सिमरन्स होम फ्रॉम हर स्कूल, मतलब सिमरन स्कूल से घर की तरफ ऐसे देखेगी तो कौन सी दिशा में देखेगी? ये डायरेक्शन किसके बीच में आती है? साउथ और ईस्ट के। साउथ ईस्ट, सी दक्षिण पूर्व। हाउ मैनी सच टेलीविजन्स आर देयर इन द गिवन फिगर विच आर कलरफुल बट नॉट वाइड।
तो टेलीविज़न मतलब ये वाला, ऐसे टेलीविज़न चाहिए जो कि वाइड ना हो। वाइड मतलब चौड़ा, चौड़े का सर्कल है ये जो कि आपको नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए टेलीविज़न वाला और जो कलरफुल भी हो, लेकिन क्या हो, वाइड ना हो। यानी कि इस वाले में और इस वाले में कॉमन चीज़ क्या है, 21 बी। उसके बाद 19 नंबर में है कि यहाँ पे x की वैल्यू बताइए, ये आपका x है। 8 से 17 मतलब गुणे में 2 प्लस में 1, 8 दूनी 16 1 17, 17 से 36, 17 दूनी 34 और 2 36। तो पहले आप 2 से गुणा कर रहे थे और 1 जोड़ रहे थे, अब की बार आप 2 से गुणा करके 2 जोड़ रहे हैं। 36 से 75, 36 का डबल 72 और 3 75। अब की बार आपने 2 से गुणा करने के बाद 3 जोड़ा, 75 दूनी 150 प्लस 4। 75 का डबल आपने किया लेकिन अब की बार 4 जोड़ा, तो इधर आप 154 का जब डबल करेंगे तब आप 5 जोड़ेंगे। 4 आप जोड़ चुके हैं, अब की बार 5 जोड़िए। 308 प्लस 5 313 डी। ये जो सीरीज़ आपके सामने है, यहाँ पे P की पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी चारों ऑप्शन में से, ये बताइए। तो 2 से 7 प्लस 5 एक लॉजिक है अच्छा, लेकिन अगर आप प्लस 5 करेंगे तो इसका मतलब आप डिफरेंस ले रहे हैं। कहाँ तक आप डिफरेंस लेंगे, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इनटू समथिंग माइनस प्लस समथिंग, ऐसा लॉजिक ढूंढते हैं। तो 2 से 7 कैसे बना सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 1 7, 7 से 25, और भी तरीके हैं, लेकिन 2 तिहाई 6 1 7 लिखने की जगह आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 3 7, 7 इंटू 3 प्लस 4। बिकॉज आप इंटू समथिंग प्लस समथिंग करते हैं तो नीचे वालों में भी रिलेशन बनना चाहिए सही से। 21 4 25। तो पहले आपने 2 से गुणा किया और 3 जोड़ा, अब की बार आप 3 से गुणा करके 4 जोड़ रहे हैं। तो आगे क्या होना चाहिए, 4 से गुणा करके 5 जोड़ना चाहिए। 100 और 5 105 दिया है। आगे होना चाहिए 6 से गुणा करके, इनफैक्ट 5 से गुणा करके 6 जोड़ना, मतलब n से गुणा करके n+1 ऐड कर रहे हो। 531 वही दिया है। तो अब की बार इंटू 6, 531 इंटू 6 प्लस 7, 500 छिंग 3000, 31 छिंग 186, 3186 ये हुआ। और इधर आ गया 7, ये बिकॉज ये 7 अलग से जुड़ना था। तो 3193, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इस वजह से आंसर आप ये लिखिए 3193। आपको यहाँ पे कई सारे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और उसी के हिसाब से आपको ऑपरेटर फिट करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो 34 2 5 8 और 7, 34 और 2 के बीच में एस है जिसका मतलब है डिवाइड, 2 और 5 के बीच में P है जिसका मतलब है प्लस, 5 और 8 के बीच में Q है जिसका मतलब है इनटू, और 8 और 7 के बीच में R है जिसका मतलब है माइनस। ये 17 हुआ, 5 अट्ठे 40, 57 में 7 गया 50 B। उसके बाद 22 नंबर है, Z की वैल्यू बताइए इसमें से। जैसे 25 का संबंध 625 के साथ है तो 49 का किसके साथ होगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 49 का स्क्वायर होता है 2401 ए। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि वही पैटर्न फॉलो करता है जो कि हमारी सीरीज़ है। तो 9 और उसके बाद है 25, तो 16 का गैप, 73 25 के बीच में 48 का, और 217 माइनस 73 144। तो 16 का 3 गुना 48 और 48 का 3 गुना 144, ऐसी कोई सीरीज़ हमको चाहिए। तो 8 22, 14 का गैप, 48 22 26 का, और 72 48 24 का। यहाँ पे तो इंटू का रिलेशन बनेगा ही नहीं, ये गलत। फिर 7 21, 14 का गैप, 63 21 के बीच में 42 का,
189 63 के बीच में 126 का, तो 14 तिहाई 42, 42 तिहाई 126। तो एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि हमारी क्वेश्चन वाली सीरीज है बी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वाले सेक्शन से, शिमला को अगर ऐसे कोड करते हैं तो बेंगलोर को कैसे करेंगे। SHIMLA ये आपका वर्ड है। S19 सबके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, H8 I9 M13 L12 और A1। 1 9 10, 10 में भी 1 और 0 1, ये 8 एज इट इज़, ये 9 एज इट इज़। उसके बाद 1 3 4 L3 और A1, लेकिन ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, सम ऑफ डिजिट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। S19 दिया तो है, लेकिन यहाँ बेंगलोर में जब b की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 से तो शुरुआत हुई नहीं है, तो आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसके बाद 24 नंबर बात करते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। अगर शिमला को ऐसे लिखते हैं तो बेंगलोर को कैसे लिखेंगे। तो आपके पास वर्ड है शिमला, सबके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिख देते हैं, S19 H8 I9 M13 L12 और A1। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 19 एक साथ लिया है, जबकि नहीं, एक अलग है 9 अलग। लेकिन ये एक आया कैसे, चलिए सम ऑफ डिजिट ले लीजिए, 1 और 9 10, और 10 में भी 1 और 0 1, ऐसे एक आया है। लेकिन यहाँ पे तो कायदे से 9 होना चाहिए ना, 8 होना चाहिए मतलब, जबकि इधर 9 दिया है, तो गड़बड़ तो है। ऐसा अगर हम कर दें, हम न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट इधर से लिखें, जैसे A1 L12 M13 I9 H8 और S19, तो यहाँ से एक आया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 12 अगर नहीं है तो 1 और 2 3 होना चाहिए, लेकिन इधर तो 9 है, तो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, हम इनका स्क्वायर करेंगे। 1 स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 9 का 81, 8 का 64 और 19 का 361। 1 का 1, 4 4 8 1 9। मतलब न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट आप ऐसे ना लिख के उल्टा लिखो और उसके बाद उनके स्क्वायर लिखो, और जो स्क्वायर नंबर आए उसके सम ऑफ डिजिट ले लो। ऐसा लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करके चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। तो 6 9 15 1 16 और 1 और 6 7, 197, 8 और 1 9, 6 4 10, 10 में भी 1 और 0 1, 3 6 9 1 10, 10 में भी 1 और 0 1, 197 911 आ गया ना। तो बस इसी लॉजिक को यहाँ लगा देंगे हम, न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट उल्टा लिखेंगे, BANGLORE E5 R18 O15 L12 G7 N14 A1 और B2। 5 का स्क्वायर 25, 2 और 5 7, 18 का स्क्वायर 324, 4 3 7 2 9, दिस इज 9। 15 का स्क्वायर 225, 5 4 9, 12 का स्क्वायर 144, 4 4 8 1 9। तो 7999 अभी तक मिला है। 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, 13 में भी 1 और 3 4। 14 का स्क्वायर 196, 9 6 15 1 16, 16 में भी 1 और 6 7। 1 का स्क्वायर 1 1 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 4 एज इट इज़। तो 7999 47 14, 7999 ये नहीं, 7999 47 14, ऑप्शन डी। स्ट्रेंज टाइप का लॉजिक है, लेकिन ऐसे लॉजिक बन सकते हैं फ्यूचर क्वेश्चंस में।